हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अभी हम लोग फ्लक्स के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक फ्लक्स और पिछले वाले टॉपिक्स को नहीं देखा है, प्लीज़ पुराने सारे सेशंस को एक बार ज़रूर देख लो। इससे आप लोगों को आने वाली चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि है एक पॉइंट चार्ज से लिंक्ड होने वाले फ्लक्स से रिलेटेड, है ना। तो फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमारा टॉपिक है। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक क्यू चार्ज के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होता है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को क्रॉस करे तो उसका फ्लक्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ ई डॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हमने ये दो चीज़ें कर रखी है। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, है ना। तो दिस इज नंबर ऑफ लाइंस एसोसिएटेड विद अ गिवन चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ रखा है। अब देखो, इसका बहुत ही बढ़िया एक यूजेस है जो एनसीईआरटी में और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। लाइक अगर हम लोग एक क्यू चार्ज को किसी भी शेप के 3 डायमेंशनल सरफेस में एनक्लोज कर दें, है ना। मान लो ये एक 3 डायमेंशनल एनक्लोज सरफेस है ओवल शेप की। इसके अंदर एक क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर। एक रैंडम शेप का 3 डायमेंशनल सरफेस हो गया जिसके अंदर क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर। और एक स्फेरिकल सरफेस हो गई जिसमें क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर। और एक क्यूबिकल सरफेस भी ले लेते हैं। तो क्यूबिकल सरफेस बनाते हैं। देखो, ये हो गया हमारा क्यूबिकल सरफेस। तो इसके अंदर भी क्यू चार्ज रखा है यहाँ पर। अब हर एक सरफेस में क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्यू चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है ये हम जानते ही हैं। भाई, एक क्यू चार्ज से यूनिफॉर्मली, मतलब रेडियल डायरेक्शन में, इन ऑल 3 डायमेंशंस देर विल बी n नंबर ऑफ लाइंस। अगर इस क्यू चार्ज के साथ एसोसिएटेड नंबर ऑफ लाइंस हम जानते हैं कि वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो भाई ये क्यू चार्ज को हम यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर ऑफ लाइंस विल बी सेम, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी n इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब शेप ऑफ द सरफेस कुछ भी हो, उसका साइज़ कुछ भी हो, हर बार फ्लक्स विल बी सेम। फ्लक्स ऑफ ऑल सरफेस, ऑल केसेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इन सभी केसेस में फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और ये फ्लक्स कैसे पास कर रहा है, तो ये फ्लक्स चार्ज से रेडियली इन 3 डायमेंशंस निकलता है। दिस फ्लक्स comes out of point charge q in radial direction in 3D, है ना। ये सब तरफ इक्वली निकलेगा, रेडियली सब तरफ इक्वली निकलेगा। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज़ क्या है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक क्यूब को कंसिडर करते हैं, देखो एक और बार एक क्यूब बनाते हैं। ये हमारा एक क्यूब हो गया। इस क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा है क्यू, बिल्कुल कहाँ पे, सेंटर पे। क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रख दिया। अब इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली हर डायरेक्शन में निकलेगी। तो अगर इसमें पूछा जाए कि बताओ इस क्यूब का टोटल फ्लक्स क्या है, टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, तो मतलब क्यूब से निकलने वाली टोटल लाइंस कितनी है, दैट इज़ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब इसमें थोड़े से वेरिएशंस क्या आ जाते हैं, जैसे यहाँ से एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स ऑफ वन फेस ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर क्या है, क्यूब से हमने चार्ज को रख दिया है उसके सेंटर पे, तो चार्ज जो होगा वो सब तरफ इक्वली फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेगा। तो क्यूब एक सिमेट्रिकल सरफेस है और चार्ज उसके सेंटर पे रखा है। ऐसा जब भी होगा तो उसकी जो टोटल लाइंस है वो इक्वली सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो क्यूब की टोटल फेसेस होती हैं 6, तो किसी एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इट इज़ 1/6, दैट इज़ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर टोटल फ्लक्स इतना है तो एक फेस से कितना निकल रहा है, तो किसी भी एक फेस से इतना फ्लक्स निकलता है। ठीक है, ये हो गया एक केस। दूसरा केस इसमें ऐसा पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एक और केस लेते हैं क्यूब का ही। हाँ, ये हो गया हमारे पास क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पे हमने चार्ज रखा था पिछले केस में। इस बार हम क्या करें, इसके फेस पे रख दें, फेस के मिड पॉइंट पे। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ फेस, इस क्यूब के फेस का मिड पॉइंट हो गया ये। तो अब क्या होगा, देखना समझना कि ऐसे में आधा चार्ज तो इस फेस के बाहर की साइड होगा और आधा अंदर की साइड होगा। सोचो ये चार्ज एक स्फेयर है, इसमें मैंने इस फेस को फंसा दिया है, फेस के अंदर इस चार्ज को फंसा दिया है, तो आधा तो फेस के अंदर रहेगा सिमेट्रिकली, आधा बाहर रहेगा। तो इसका मतलब जो फील्ड लाइंस हैं इस चार्ज से, आधी तो इधर निकल गई, क्यूब में से गई नहीं वो, और आधी फील्ड लाइंस क्यूब में से गई। तो व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स ऑफ क्यूब इज़ हाफ, क्योंकि आधा चार्ज ही इसके अंदर जा पाया है, इसलिए आधे चार्ज के बराबर की लाइंस। जितना चार्ज उतनी लाइंस, क्योंकि चार्ज पे ही डिपेंड करता है फ्लक्स। सिंपल सी बात है। एक और कंडीशन देखते हैं। देखो ये तो हो गया फेस वाला, इस बार हम और थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। ये हो गया। इस बार अब हम चार्ज को रखेंगे इसके कॉर्नर पर। अब देखो एक कॉर्नर पे रखने पे चार्ज कितना क्यूब के अंदर रहेगा, तो ओनली 1/8 पार्ट ऑफ चार्ज इनसाइड क्यूब। क्यूब के अंदर 1/8 पार्ट ही आ पाएगा, बाकी तो पूरा बाहर। क्योंकि देखो फेस पे आधा, तो अगर मैं इस जैसे 8 क्यूब लगा दूं इसके चारों तरफ, है ना, इस कॉर्नर के सब तरफ, इसको आगे से पीछे से सब तरह से कवर कर दूं, तो ऐसे 8 क्यूब चाहिए होंगे। तो ये क्या होगा, उन 8 क्यूब्स का सेंटर बन जाएगा कॉर्नर। तो इसका मतलब ये जो स्फेयर यहाँ पे चार्ज जैसा मैंने माना है, ये 1/8 पार्ट एक क्यूब के अंदर आ रहा है कॉर्नर पे रखने पे। तो ये देखो बहुत ज़्यादा विजुलाइज ना हो रहा हो, 3 डायमेंशन है, तो याद भी रख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये केमिस्ट्री में भी होता है, ये यहाँ पर भी है, तो याद रखने में कोई बुराई नहीं है कि कॉर्नर है तो मतलब 1/8 पार्ट। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना बन जाएगा, क्योंकि चार्ज का 1/8 पार्ट ही इसमें आ पाया है, इसलिए Q/8 एप्सिलॉन नॉट हो गया, सिंपल सा।
इसका एक और पार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम फिर से चार्ज को कंसीडर करें, ये हो गया चार्ज, नहीं ये क्यूब, और इस बार चार्ज को मैंने रख दिया इसकी एज पे। अब एज पे रख देने से क्या होगा, देखो चार्ज का 1/4 पार्ट कवर होगा, 1/4 पार्ट ऑफ चार्ज इनसाइड क्यूब। और ऐसा होगा तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज Q/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सारा फ्लक्स जो है ना, ये क्यूब में से पास करेगा, बाकी सारा बाहर से निकल जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन भी बताता हूँ। उसमें ऐसा दिया है कि एक ए साइड का प्लेन है, ए साइड का स्क्वायर प्लेन है, और उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा है Q। तो बताओ इस चार्ज का फ्लक्स कितना इस फेस से पास करेगा, मतलब चार्ज की कितनी फील्ड लाइंस ऐसे इस प्लेन से जा रही होगी। अब ये थोड़ा सा विजुअलाइज करने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसको इमेजिनरी क्यूब जैसा मानेंगे। ये देखो इस तरह से ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, है ना। थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा पीछे कर लेते हैं, और इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये यहाँ से जुड़ गया। ये देखो, अगर मैं इसको इमेजिनरी क्यूब बना देता हूँ, जो कि था नहीं, लेकिन मैंने इसको सब तरफ से कवर करके बना दिया, तो सोचो कि ये जो साइड जिसका हमें फ्लक्स निकालना है वो क्या है। ये साइड हमारे इस क्यूब का एक फेस है। तो व्हाट इज़ द आंसर, जो एक फेस का होता है, मतलब पूरा फ्लक्स डिवाइडेड बाय 1/6। तो आंसर हो गया Q/6 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हो, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर तब तक ही वैलिड है जो मैंने बताई, जब चार्ज सेंटर पे रखा हो और ये क्यूब हो। अगर क्यूबॉइड बन जाएगा दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर वो सिमेट्रिसिटी नहीं रहेगी। अभी क्या है, चार्ज की लाइंस सिमेट्रिकली सब तरफ जा रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी सिमेट्रिकल है, तो हम उसको इक्वली डिवाइड पा रहे हैं। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये सारे क्यूब वाले केसेस हो गए जिसमें हम किसी भी चार्ज का फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दोज ऑल आर वेरी इजी टाइप ऑफ एग्जांपल्स। अच्छा, एक एग्जांपल जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो भी करते हैं। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये वाला, थोड़ा आपका विजुअलाइजेशन इसमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा। ये एक क्यूब हो गया, और इस क्यूब के कॉर्नर पे एक चार्ज रख दिया। जेई में आया हुआ सवाल है, कई बार आ चुका है। अब देखो इस कॉर्नर पे अगर एक चार्ज रख देंगे Q, तो इस Q चार्ज का जो फ्लक्स है वो इस वाले प्लेन को, कौन से प्लेन को, PQRS, इस प्लेन को टच करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, है ना। तो इस प्लेन का फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। क्रॉस करने पे ही फ्लक्स गिना जाता है, टच करने पे नहीं गिना जाता है। फ्लक्स ऑफ PQRS इज़ ज़ीरो। सिमिलरली इसका जो टॉप सरफेस है, अगर मैं इसको ABCD नाम दे देता हूँ, वो PQRS हो गया। तो टॉप सरफेस मतलब फ्लक्स ऑफ PQAB, ये भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी फील्ड लाइंस टच करते हुए ही जाएंगी, है ना, इसको क्रॉस कोई नहीं कर पाएंगी। और ऐसा ही एक फ्लक्स इसके बैक साइड वाला होगा, ये मतलब QSBC, ये वाला फ्लक्स भी ज़ीरो होगा, क्योंकि उस पर भी फील्ड लाइंस टच कर रही होंगी। इसका मतलब कॉर्नर पे रखा हुआ जो चार्ज होता है, उसका जो टोटल फ्लक्स होता है क्यूब के लिए, वो हमने देखा था, इट वाज Q/8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कॉर्नर का फ्लक्स था, किसके लिए, पूरे क्यूब के लिए। दिस इज़ टोटल फ्लक्स ऑफ होल क्यूब। अब उस क्यूब में से भी 3 फेस का फ्लक्स तो ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब ये टोटल फ्लक्स किस किस का फ्लक्स है, इट इज़ फ्लक्स ऑफ RSCD प्लस फ्लक्स ऑफ
PADR, ये एक बॉटम फेस, एक सामने वाली फेस, और एक हो गया फ्लक्स ऑफ ABCD। इन सब के फ्लक्स की वैल्यू Q/8ε0 है। और क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में ये तीनों ही फेस चार्ज के सामने वाली है, तो ये तीनों ही इक्वल होंगी। तो किसी भी एक फेस का फ्लक्स RSCD इज इक्वल्स टू PADR इज इक्वल्स टू ABCD। क्योंकि ये तीनों बराबर हैं, इसलिए इसको 1/3 करके इतना लिख सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो हमें याद रखना चाहिए कि अगर चार्ज कॉर्नर पे हो तो सिर्फ 3 फेस से ही फ्लक्स बनता है, और तीनों फेस का जो फ्लक्स होगा दैट इज़ इक्वली डिवाइडेड, तो Q/8ε0 को 1/3 1/3 1/3 कर सकते हैं। तो बच्चों ये सारे डिफरेंट केसेस हो गए। आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट होता है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं पक्का आपको आंसर करूँगा और हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अपने आने वाले लर्निंग सेशंस में। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। अभी तक हम चार्ज के फ्लक्स की बात कर रहे थे, तो एक पॉइंट चार्ज का फ्लक्स Q/ε0 होता है, उसको हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, और क्यूब के सारे इक्वेशंस हमने कवर किए। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। तो देखो, एक इमेजिनरी बाउंड्री है और हमें इस बाउंड्री, इस क्यूबिकल बाउंड्री का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें x डायरेक्शन में E0x² दे रखी है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले इस वाले प्लेन के अंदर जाएंगी और फिर वो इस प्लेन से बाहर आएगी। अंदर जाने वाली फ्लक्स को नेगेटिव फ्लक्स और बाहर वाले को पॉजिटिव फ्लक्स मानते हैं। तो इन फ्लक्स इन वाला पार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड E0x² एट x इज इक्वल्स टू 2a मल्टीप्लाई बाई इट्स एरिया विच इज़ A²। जिस फेस पे जा रहा है उसका एरिया A² है, तो ये बन जाएगा E0 इंटू 2a होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A²। इट इज़ 4E0 a⁴। और क्योंकि ये अंदर जाने वाला फ्लक्स है, इसको हम नेगेटिव फ्लक्स भी कह सकते हैं। दिस इज़ नेगेटिव। अब बाहर आने के लिए देखो, फ्लक्स आउट, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड E0x² एट x इज इक्वल्स टू 3a। अब जिस सरफेस से ये बाहर आ रहा है वो 3a कोऑर्डिनेट पे है, एरिया उसका A² ही है, तो ये बन जाएगा E0 इंटू 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x की जगह मैं 3a डाल रहा हूँ, पहले x की जगह 2a डाला था, इंटू A² इंटू एरिया स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9E0 a⁴। और ये वाला फ्लक्स है पॉजिटिव फ्लक्स। तो व्हाट इज टोटल फ्लक्स? हाँ, टोटल फ्लक्स विल बी 9E0 a⁴ माइनस 4E0 a⁴, दैट इज इक्वल्स टू 5E0 a⁴। ये हो जाएगा इस पूरे क्यूब का टोटल फ्लक्स। तो किसी भी सरफेस में अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो ध्यान रखो कि या तो हम इंटीग्रेशन E.dA लगा सकते हैं। यहाँ पर उसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि जिस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x कोऑर्डिनेट के साथ वेरी कर रही है और ये पूरा प्लेन फिक्स्ड x कोऑर्डिनेट का है, तो ज़रूरत ही नहीं है इंटीग्रेट करने की। सीधा x कोऑर्डिनेट डाला, फिक्स वाली वैल्यू, और एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी इलस्ट्रेशन बड़ा इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन है ये। अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, इट इज़ ओनली फॉर हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स, नॉट फॉर बोर्ड्स और NCERT। ये जनरली कॉन्सेप्ट JEE में या कह सकते हैं JEE एडवांस में ही यूज़ होता है जनरली। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि यार NCERT में कौन सी क्लास की? NCERT क्लास 11, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर
यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में हमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल ये दो चीज़ें सिखा रखी थी। देखो प्लेन एंगल का मतलब होता है एक प्लेन में अगर दो लाइंस के बीच का एंगल बनाया जाए, एंगल बिटवीन टू लाइंस इन अ प्लेन, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। तो जो भी हमने आज तक सीखा है अपनी ज्योमेट्री की क्लासेस में, दे ऑल आर प्लेन एंगल्स। हम दो लाइंस बनाते हैं, इनके बीच का एंगल देख लेते हैं और उसको थीटा मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। और सेकंड होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज़ अ 3 डायमेंशनल एंगल। ये 1, ये 2, दिस इज़ 3 डायमेंशनल एंगल made by a solid surface at a given point। किसी भी पॉइंट पे एक सॉलिड सरफेस कितना एंगल बनाएगा उसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में। यहाँ पे देखो कि ये जो सॉलिड सरफेस है ना, ये कैसा है, ये प्लेनर दिख तो रहा है लेकिन ये ऐसा है, ये एक हेमिस्फेरिकल कैप है ना। ये इसका बेस एरिया है और ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये हेमिस्फेयर। अब इस हेमिस्फेयर के अंदर अगर मैं इसके सरकमफेरेंस को ए पॉइंट से जोड़ता जाऊँ, हाँ, हर पॉइंट को ए पॉइंट से जोड़ते जाऊँ, तो इस तरह से अगर मैं सारे सरकमफेरेंस के पॉइंट्स को ए से जॉइन करते जाएंगे तो ए पॉइंट पे हमारे पास एक कोनिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो कोनिकल स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, ये जो एंगल बनेगा दैट इज़ सॉलिड एंगल। ठीक है, इसे सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या है, एक सरफेस का, एक 3 डायमेंशनल सरफेस का एक पॉइंट पे एंगल। जैसे इसको और कैसे समझा सकते हैं, एक डिस्क ले ली हमने। अब इस डिस्क का पी पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, डिस्क की सरकमफेरेंस के हर एक पॉइंट पे एक थ्रेड को अटैच कर दूँगा। देखो हर एक पॉइंट पे एक थ्रेड को अटैच कर दिया और उस थ्रेड के दूसरे एंड को, एक एंड को तो यहाँ अटैच कर दिया, दूसरे एंड को पी से लाके जोड़ दो। ये इस तरह से जोड़ते जाओ तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर एक कोन जैसा, आइसक्रीम कोन जैसा क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बना ना, इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं और इसको इस तरह से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट स्टेरेडियन होता है, ST में लिखते हैं इसे, और प्लेन एंगल को रेडियन में लिखते हैं। अब क्या होता है, देखो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में एक रिलेशन होता है जो हमें याद रखना है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू सॉल्व मैनी हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अब वो कंडीशन क्या है वो समझना। देखो ये एक डिस्क है, डिस्क की रेडियस है r और इसका P पॉइंट पे अगर मैं सॉलिड एंगल बनाऊं तो इट विल बिकम अ कोन। ये P पॉइंट पे यहाँ पर ये सॉलिड एंगल बन गया। ठीक है, कोनिकल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा और ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। अब हाउ वी फाइंड आउट द प्लेन एंगल इन दिस केस, तो क्या करेंगे, देखो P पॉइंट से डिस्क के सेंटर को जोड़ने वाली एक लाइन बनाओ। दिस लाइन इज जॉइनिंग P पॉइंट विद द सेंटर ऑफ डिस्क। ये है, दिस इज सेंटर ऑफ डिस्क। और ये वाला जो ऊपर रेड कलर की लाइन है ना, ये इसकी सरकमफेरेंस को जोड़ने वाली लाइन है। इन दो लाइंस के बीच के एंगल को हम थीटा बोलेंगे।
ठीक है, ये प्लेन एंगल हो गया दो लाइंस के बीच का, और वो पूरा सॉलिड एंगल हो गया। तो सॉलिड एंगल इज 2 पाई इंटू 1 - cos थीटा। दिस इज रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ये रिलेशन होता है किसी भी सॉलिड एंगल प्लेन एंगल का। इंटीग्रेशन से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, बट देयर इज़ नो यूज़ कहीं पे। बहुत ज़्यादा क्या 0% काम आया है आज तक। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें से डेरिवेशन का कोई यूज़ होता हो, बस ये ध्यान रखना है। इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, तो वो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखो एक क्यू चार्ज है और इसके सामने एक डिस्क रख दी गई और पूछा जाए कि बताओ इस डिस्क से क्यू चार्ज का कितना फ्लक्स पास करेगा। तो डिस्क से क्यू चार्ज का जो फ्लक्स पास करेगा वो ऐसा होगा, है ना, क्योंकि क्यू चार्ज से उसका जो फ्लक्स होता है वो 3 डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये ऐसा पूरा फ्लक्स इसका डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और मुझे सिर्फ वो फ्लक्स निकालना है जो डिस्क से पास कर रहा है। तो आई विल यूज़ यूनिटरी मेथड, फ्लक्स थ्रू डिस्क। अब मैं इसमें क्या करूँगा, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा। कैसे, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का टोटल फ्लक्स तो ये है, और इन टोटल सॉलिड एंगल ऑफ, एक चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो टोटल कितने सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो भाई एक स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है ना। ये स्फीयर का टोटल सॉलिड एंगल है। तो इसने क्यू ने अपना जो फ्लक्स है वो पूरे स्फेरिकल पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो पर यूनिट एंगल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 पाई। मतलब एक यूनिट सॉलिड एंगल में, है ना, पर यूनिट सॉलिड एंगल बोल सकते हैं, एक सॉलिड एंगल में इतना फ्लक्स होगा। तो डिस्क के सॉलिड एंगल में कितना होगा, तो फ्लक्स ऑफ डिस्क वो हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर यूनिट सॉलिड एंगल इनटू सॉलिड एंगल ऑफ डिस्क। ये आ गया डिस्क का वैल्यू। अब इसमें अगर मैं ये डिस्क सॉलिड एंगल के फॉर्मूला को, रिलेशन को यूज़ करूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 - cos थीटा। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज़ इन मैनी क्वेश्चंस। बहुत सारी जगह इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमेशा याद रखना कि डिस्क का फ्लक्स क्या होता है। तो डिस्क का फ्लक्स होता है, इन मोर सिंपल वे इट इज़ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। दिस इज़ फ्लक्स ऑफ अ डिस्क। तो इसका एक इलस्ट्रेशन और बता देता हूँ। जैसे एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है, और बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आ जाए कभी, है ना। एक एल लेंथ का सिलेंडर है, इसके मिड पॉइंट पे एक क्यू चार्ज रखा है। तो बताओ इसके लेटरल सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, लेटरल सरफेस का फ्लक्स। तो what we can do, we can write flux of lateral surface plus 2 times of flux of face। इसके जो फेसेस हैं ये हैं, 2 फेस हैं और एक लेटरल सरफेस है। तो ये कुल मिला के टोटल फ्लक्स बन जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ इसके फेस को कंसिडर करता हूँ, तो देखो चार्ज क्यू पे इसका फेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है ये निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स ऑफ फेस मतलब ये बन गया डिस्क। फ्लक्स ऑफ फेस इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमने अभी देखा, इंटू 1 - cos थीटा। एंड नाउ व्हाट इज cos थीटा, तो देखो इसको इसके सेंटर से ज्वाइन करो, तो दिस इज L/2 एंड ये अगर रेडियस r है तो हाइपोटेनियस भी पता चल गया। तो व्हाट इज cos थीटा, it is base upon hypotenuse
L²/4 प्लस R²। ये कॉस थीटा आ गया, इस कॉस थीटा को यहाँ डाल देंगे, फेस का फ्लक्स आ जाएगा। तो लेटरल सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया? फ्लक्स ऑफ लेटरल सरफेस इज इक्वल्स टू Q/ε0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q/2ε0 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो इट इज़ Q/ε0 इंटू कॉस थीटा बन जाएगा लेटरल सरफेस का फ्लक्स। तो आई होप बच्चों आज के ये फ्लक्स वाले सेशन में सबको बहुत मज़ा आया होगा। अगर आप लोगों को मज़ा आया है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जिससे कि हम और ज़्यादा अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट लर्निंग सेशन। थैंक यू।